Good morning to all of you. I'm S.K. Bhargav. Today I am going to discuss about the atoms, molecules and ion for class 9th. This is the lecture number 1. पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के लेक्चर 1 चैप्टर 3 का जो है आपका ये चैप्टर 3 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयन, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज को देखते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता करना होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होता है, यहाँ पर हमने इस चीज को लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, the study of the chemical reaction which take place under the sun, certain law, that law is known as the chemical combination। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है एक या दो से अधिक लॉ। तो इसमें क्या है, कितने लॉ है, इसमें टोटल आपके 5 लॉ कंबाइन किए हुए हैं और इसी लॉ को हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला जो हम बात करते हैं कि लॉ क्यों दिया गया है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन जब सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं तो किसी न किसी नियम को आधार पर रखकर तब जोड़ा जाता है। तो इस नियम में कौन कौन से आते हैं, तो आपके लॉ ऑफ आपका कंजर्वेशन ऑफ मास जो एंटोनी लेवॉइजर के द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहें या लॉ ऑफ आपका कंपोजिशन कहें, तो ये आपका जोसेफ प्राउस के द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के बारे में स्टडी करना है। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो एंटोनी लेवॉइजर के द्वारा दिया गया था, तो इसी के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो द लॉ व्हिच वाज गिवन बाय अ ग्रेट फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवॉइजर इन 1789। बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जो स्टडी किया था वो फ्रेंच केमिस्ट थे एंटोनी लेवॉइजर, जो 1789 में इन्होंने अपने आइडिया को दिया था और कहा गया था कि द लॉ which was given by a great French chemist Antoine Lavoisier in 1789, which deals with the masses of the reactant and the product of a chemical reaction। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो रिएक्टेंट हम डालते हैं, दो रिएक्टेंट डालते हैं, तो वो जब कंबाइन करता है तो उतने ही अमाउंट में मास क्या होता है, ये बाहर निकलता है। चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, ड्यूरिंग द फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान मासों में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड during a chemical reaction, it means there is no change in the mass during a chemical reaction। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि the total mass of reactant is equal to the total mass of product। यानी हम रासायनिक अभिक्रिया में जितने अमाउंट में हम मास डालेंगे, रिएक्टेंट डालेंगे, उतने ही अमाउंट में हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है। और इसको एंटोनी लेवॉइजर साहब ने नियम के आधार पर एस्टैब्लिश करके एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, जिस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम इस चीज को अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कैसे। देखिए जी, सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं कि एंटोनी लेवॉइजर ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। जैसे हम बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का मास जो होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम बात करते हैं वाटर की। हम सभी लोग जानते हैं कि वाटर कैसे से बना होता है, वाटर हमें बना होता है हाइड्रोजन से और आपका ऑक्सीजन से। ये दोनों आपके रिएक्टेंट है। क्या है, ये रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट है। ये आपका प्रोडक्ट बनाता है, जिस प्रोडक्ट का नाम है आपका वाटर। तो यहां पर देखते हैं कि जैसे ही जो एंटोनी लेवॉइजर साहब ने कहा था कि मास जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मास कब इक्वल होंगे, जब नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शंस आर इक्वल। जब जो रिएक्शन में भाग लिया है और प्रोडक्ट बना है, अगर दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर होगी तभी जाकर इसके क्या होंगे कि मास बराबर हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द एटम्स कैन बी बैलेंस्ड बाय पुटिंग द सम न्यूमेरिकल वैल्यू
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन हमारा 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 था, ऑक्सीजन 1 था, तो हमने इसे क्या कर दिया, न्यूमेरिकल्स वैल्यू पुट करके हमने 2 लगा दिया, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब मास के बारे में जो बात करेंगे इसको देख लेते हैं कि क्या सही कहा गया था या नहीं, तो इस चीज को देखते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास होता है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मास जो होता है 1 into 2, तो हाइड्रोजन का मास आपका कितना हो गया जी, ये 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन की मास देखते हैं तो ऑक्सीजन का 16 होता है into 2, टोटल मास की काउंट करें तो 2 प्लस आपका 32, यानी टोटल मास हो गया आपका 34। और इधर देख लेते हैं हम कितना जी, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन का मास 1 into 4 प्लस हो गया ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पर तो 16 into 2, तो अब ये देख लेते हैं कि अब कितना हो जाता है, तो हम ये चीजें चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना था, तो एटम जब तक बैलेंस नहीं होता है तब तक इसका प्रोडक्ट हम नहीं निकाल सकते। जैसा कि हमने यहाँ 2 नहीं लिखा था, तो यहाँ 2 लिखा था, हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया था कि बैलेंस नहीं कर पाए, पहले हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 ही था, तो हम क्या करते हैं, इसको ये 4 बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, हम ये जो नंबर दिया हुआ है 2, इसको हम करके 4 कर देंगे और टोटल जो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा टोटल मास। अब यहाँ देख लेते हैं हम ये, तो यहाँ भी हमारा कितना हो गया 4 प्लस 32, ये भी आपका हो गया 36। तो एंटोनी लेवॉइजर ने यही तो कहा था, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये वेरीफाई होता है। तो ऐसे हम वेरियस एग्जांपल नेक्स्ट 1 by 1 करके देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, ये बहुत सारे वेरियस एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, CaCO3 के बारे में। तो CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हम बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ही एग्जांपल है, ये कॉमन एग्जांपल है, हर बुक में आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक बार हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, अब हम देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना, यानी एक जब सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा 2 और मोर सिंपलर फॉर्म में, तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहलाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है जी, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना। तो डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हीट। तो इसको हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे हीट के हेल्प से। तो प्रोडक्ट जो अपना बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बात करते हैं इसके मास के बारे में, जो एंटोनी लेवॉइजर साहब कहे थे। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो दोनों के मास को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो देखिए कैल्शियम का मास हम सभी लोग जानते हैं, कैल्शियम का मास जो होता है वो 40 होता है, प्लस कार्बन का मास जो होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन की मास करेंगे 16 into 3। तो ये हो गया आपका 40 प्लस 12 आप प्लस 48। अब ये टोटल काउंट कर लेते हैं हम लोग, 8 और 2 10, 10 यानी 0, 4 1 5 5 अपॉन 9, यानी टोटल मास आपका इधर हो गया 19। तो क्या हम आगे बात करेंगे, आगे देख लेते हैं आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो इसको हम बैलेंस करेंगे, अगर आ गया तो ऑलरेडी क्या है, केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस है। तो कैल्शियम हम ऑक्साइड की बात करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का जो मास होता है 40 प्लस ऑक्सीजन की मास जो है वो 16 है। अब बात करते हैं किसके लिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन का मास 12 है और ऑक्सीजन का मास जो होता है 16 into 2। तो ये 16 into 2 हो गया आपका 32 आप प्लस 12 और फिर प्लस आपका हो गया यहाँ पर 16। तो इसको हम एक बार ही कर लेते हैं। तो टोटल हमारा हो गया कितना जी, 56 प्लस यहां हो गया आपका 44। तो देख लिया जाए इसको, तो हम यहां पर काउंट करते हैं, फिर से काउंट कर लेते हैं जी। तो 4 और 2 8 और 2 10 का 0 कैरी 1
4 1 5 1 6 4 100, यानी टोटल जो मास हमारा था 100 और इधर भी आपका कितना आ गया जी, ये 100 आ गया। तो दोनों के मास क्या कर लेते हैं जी, ये दोनों के मास जब इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों के मास जब इक्वल होगा तो इस चीज को हम क्या कहेंगे जी, ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करता है। तो टोटल मास इसका आपका 100, इधर भी मास आ गया टोटल 100। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये रिएक्शन जो है वो आपका क्या करता है, फुलफिल करता है। नेक्स्ट रिएक्शन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है, जैसे हम बात करते हैं कि सोडियम जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो बनाता है आपका सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, बैलेंस कर देते हैं इसको। तो बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाते हैं, यहाँ पर हम क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। हम मास की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि सोडियम के मास जो होते हैं 23 इंटू 2 प्लस क्लोरीन का मास जो होता है 35.5 इंटू 2। तो चेक कर लिए इसका मास टोटल कितना हो गया जी, तो आपका 46 हो गया, प्लस इधर देख लेते हैं तो ये हो गया आपका 71। इधर बात करते हैं हम तो 2 इंटू 23 प्लस 2 इंटू 35.5, तो ये हो गया आपका 46 प्लस आपका हो गया 71। तो दोनों तरफ देखते हैं तो दोनों तरफ क्या है जी, सेम मासेस है। देख लीजिए तो सोडियम का मास यहाँ भी सेम है, सोडियम का मास यहाँ भी सेम है, क्लोरीन का मास यहाँ 71, यहाँ भी क्लोरीन का मास क्या है जी 71 है। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द मास। तो रिएक्टेंट है हमारा जो है, रिएक्टेंट ये दोनों, तो रिएक्टेंट को अगर हम बात करें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो दोनों क्या है जी इक्वल है, दोनों को अगर हम जोड़ ले तो दोनों के मास देखिए, दोनों के मास क्या हो गए 117। तो 117 दोनों के मास क्या है, ये इक्वल है। तो इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं जी, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी सीख सकते हैं और बैलेंस के साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, पूछता है कि कौन सा लॉ केमिकल रिएक्शन या एक्सपेरिमेंट। तो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, नेक्स्ट हम एग्जांपल में देखेंगे। अब हम देखते हैं एक बार एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन के आधार पर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। तो हमें क्या निकालना है जी, सिल्वर नाइट्रेट का निकालना है। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का मास कितना है, इस चीज के बारे में हम लोग को ध्यान देना है कि सिल्वर नाइट्रेट का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट तो हम वर्ड इक्वेशन के हेल्प से भी बना सकते हैं, केमिकल इक्वेशन के भी हेल्प से भी बना सकते हैं। तो हम इसको केमिकल हेल्प से ही देते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का मास हमें पता नहीं है, तो इसका मास हम क्या कर लेंगे जी, x ग्राम कर लेंगे। तो क्या कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है जी, तो ये देख लीजिए, रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है जी, NaCl। तो NaCl की अमाउंट कितना है जी, 5.85 ग्राम। तो रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है जी, 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो यहां हम लिख देते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl कितना है जी, 14.35 ग्राम। दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है जी, सिल्वर नाइट्रेट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर आपका सोडियम नाइट्रेट, सॉरी, तो सोडियम नाइट्रेट का आप क्या हो गया कि NaNO3। तो NaNO3 आपका सोडियम नाइट्रेट जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 8.5 ग्राम। ये आपके पास डाटा हो गया। तो आप लॉ ऑफ क्या करना है, इसको देखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट।
तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास को हम क्या करेंगे जी, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा जी, x प्लस 5.85 इक्वल टू, हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना है जी, 14.35 प्लस 8.5। अब इसको जोड़ कर देखते हैं तो कितना होता है, तो जोड़ लेते हैं। तो 5 और आपका यहाँ पर जब पॉइंट के बाद 5 है तो यहाँ पर 0 ऑलरेडी अपने से है, इसको मिलाकर तब जोड़ते हैं। तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। और 5 और 3 हो गया जो आपका 8 हो गया। और इधर देख लेते हैं 4 और 8 12 का 2 कैरी 1 112 यानी 22.85। अब इधर देख लेते हैं हमारा कितना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इक्वल टू के बाहर अगर कोई चीज रहता है, यहाँ पर प्लस में है, इधर भेज दीजिए माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा जी, तो x इक्वल टू 22.85 माइनस 5.85। तो 8585 तो 0 हो जाएगा, काउंट करके देख लेते हैं हम। तो ये आपका कितना हो गया जी, 0, ये हो गया 0, ये हो गया 12 में से 5 हो गया 7 और ये हो गया आपका 1, यानी टोटल जो हो गया आपका 17। तो कितना मास आ गया जी, सिल्वर नाइट्रेट का जो मास है आपका वो 17.00 ये आएगा मास। तो इस तरीके से जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो क्वेश्चन आता है ऐसे निकालते हैं। एक दो और एग्जांपल लेकर हम बताते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि वेट 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3 आपका इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड को। तो इथेनोइक एसिड वेइंग 10 ग्राम, जिसका वजन क्या है, अगर सॉल्यूशन का वजन किया गया है इसमें, तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का वजन जो है 4.2 ग्राम है और एसिटिक एसिड का जो वजन है वो आपका 10 ग्राम है। इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वे रिलीज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। और क्या कह रहा है कि द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू बी, और कुछ इसमें बच गया है जो सॉलिड रूप में आपका, तो वो आपका उसका वजन क्या है 12.0 ग्राम है। कह रहा है सो दैट दिस ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या ये जो डाटा दिया गया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज रिएक्ट किया है। तो रिएक्शन के रूप में हम देखते हैं इसमें कि हमारा NaHCO3, तो NaHCO3 की हम बात करें कितना जी, 4.2 ग्राम। ये रिएक्ट कर रहा है किससे जी, ये कर रहा है एसिटिक एसिड से CH3COOH, जिसका वजन क्या है 10.0 ग्राम। ये कंबाइन कर रहा है। तो ये सबसे पहले हमने जानना है कि जो बेस NaHCO3 जो एक बेस है और एसिड से रिएक्ट करता है, तो आपको याद होना होगा कि क्लास 7th में भी आप लोग पढ़े थे कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यहां से फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बन रहा है जी, क्योंकि यहाँ पर बेस के रूप में कार्बोनेट है और कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के रूप में हमारा क्या क्या निकल जाता है। तो हमने कहा इसमें प्रोडक्ट के रूप में आपका वाटर और प्रोडक्ट के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। दूसरा क्या निकलेगा, इसमें सॉल्ट निकलेगा। तो कौन सा सॉल्ट निकलेगा जी, तो सॉल्ट के रूप में निकलेगा इसमें CH3COONA, ये आपके सॉल्ट के रूप में आपको निकलेगा। तो ये सबसे पहले हम इसी चीज को ध्यान में देना है कि सॉल्ट तो हमने बना दिया। अब रेसिड्यू की जो बात कर रहा है, तो रेसिड्यू के रूप में हमारा ये वाला पार्ट है, हमारा रेसिड्यू कहलाएगा। रेसिड्यू जिसका वजन क्या दिया हुआ है जी 12.0 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वजन दिया है 2.2 ग्राम। अब हमें क्या करना है, दोनों को देख लेना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो फुलफिल करेगा क्या, तो यहां पर टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया जी 10 और 4.2 आपका 14.2 ग्राम टोटल प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट हो गया। और इधर भी हम देखते हैं तो 12.2
2 आप प्लस 2.2 आपका टोटल हो गया कितना जी 14.2। तो ये क्या करता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करता है। तो हम लिख देंगे दिस ऑब्जर्वेशन so the law of conservation of mass। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के हमें निकालना है कि क्या क्या। अगर हमें कोई बात नहीं है, अगर हमें केमिकल इक्वेशन नहीं आता तो हम इसे वर्ड इक्वेशन में चेंज कर देंगे और वर्ड इक्वेशन में देकर हम इसको बना देंगे। इस तरीके से हमें क्या करना है जी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन हम इसमें एग्जांपल में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट added to 15.0 gram of acetic acid solution, the residue is found to be weigh 18.0 gram, what is the mass of CO2। तो सबसे पहले हमें बात करना है वही भी है आपका इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में, केवल हमने डाटा को चेंज कर लिया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ डाटा के रूप में हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं NaOH NaHCO3 इसका कितना मात्रा दिया हुआ है जी 6.3 ग्राम। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है जी एसिटिक एसिड के साथ कर रहा है। तो CH3COOH इसकी मात्रा कितना है जी 15.0 ग्राम। अब ये देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनाता है। तो प्रोडक्ट के रूप में हमने बात किया था कि प्रोडक्ट क्या बनता है जी। तो प्रोडक्ट आपका बनेगा वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या बन रहा है जी। तो सबसे पहले हम भाई निकाल देते हैं इसमें से वाटर के साथ क्या निकलेगा इसमें जी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और हमारा यहाँ सॉल्ट बन जाएगा क्या जी CH3COONA। अब CH3 अब यहां पर हम बात करते हैं द रेसिड्यू इज फाउंड टू बी वीक। रेसिड्यू का जो आपका वजन आया है वो वजन कितना है जी 18.0 ग्राम। तो पूछ रहा है इसका मास पूछ रहा है कि तो इसका मास हम क्या कर लेंगे जी x मान लेंगे। CO2 का मास हमें पता नहीं है। अब हम फॉलो करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लीजिए कितना हो गया जी 21.3 ग्राम और इधर आपका हो जा रहा है कितना जी 18.0 प्लस x ग्राम। अब आप जानते हैं कि आप चेंज करेंगे तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x ग्राम इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा जी 21.3 माइनस 18.0 ग्राम। तो ये आपका x की वैल्यू जो आ जाएगी 3.3 ग्राम। तो ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू यानी CO2 का जो वैल्यू है आपका 3.3 ग्राम। आपका ये आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं जी क्वेश्चन को आपको बना सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।